हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज का वीडियो रहने वाला है एएमआरएस केवीएस एनवीएस 2026 का जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसके लिए। और अपनी जो क्लास 11th की बुक है भूगोल की, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब शुरू होने वाली है अपनी क्लास 11th की सेकेंड बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर जो एक बुक कंप्लीट हुई है उसको भी आप देख सकते हैं। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम से पहले पहले जो बाकी की 3 बुक बच गई हैं क्लास 11th की और 2 12th की, तो उनके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन बनाकर आपके सामने लाने की। ठीक है, तो दिन का 1 या 2 वीडियो आपके सामने रहने वाला है, तो आप इनको लगातार देखते रहिए। और मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आपका एग्ज़ाम से पहले ये पूरा सिलेबस जो एनसीईआरटी से है वो कवर करवाने की। ये सिर्फ मैं एनसीईआरटी का ही करवा रही हूँ। और आप जो पीवाईक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ हैं इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इन सब का जो पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ होगा, आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपनी जो सेकंड बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उससे 2 या 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है भारत की भौगोलिक स्थिति के सामरिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले इसकी भूमिका लिखेंगे, मतलब जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, जो भूमिका है उसमें, और जो बीच का पार्ट होता है उसमें लिखेंगे आर्थिक महत्व। ठीक है, भूमिका देखो, कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये भूमिका शब्द, मुख्य भाग, निष्कर्ष ये सब लिखने हैं क्या। देखो ये वर्ड वहाँ पर नहीं डालने आपको, ये सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ कि आपको एक जो आंसर है उसको लिखने का तरीका पता चल जाए कि स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइनें हैं उसमें हमें भूमिका लिखनी है, यानी जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ होता है उसके बारे में लिखना है। और जो बीच का भाग है उसमें हमें जो मतलब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट होता है उसके बारे में लिखना होता है। और निष्कर्ष जो है, इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट की 2-3 लाइन या 1-2 लाइन में निष्कर्ष लिखना होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया कि भारत की भौगोलिक स्थिति के सामरिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले भूमिका में क्या लिखेंगे कि भारत उत्तरी और उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक विशाल देश है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है। तो वहाँ पर क्या करना है कि कौन कौन सी चीज़ों को मतलब अंडरलाइन करनी है। देखो यहाँ पे उत्तरी और उत्तरी पूर्वी, तो हम इसको लिख सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो इसको हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि इसकी मुख्य भूमि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, तो ये होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, तो इसको भी हमें वहाँ पर अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसकी विशालता और अद्वितीय स्थिति इसे विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान देती है। ये लिख दिया हमने भूमिका के रूप में। फिर मुख्य भाग में क्या लिखना है, इसका आर्थिक महत्व है, सामरिक और आर्थिक महत्व क्या है ये लिखना है मुख्य भाग में। तो भारत की स्थिति इसे सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण यह पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका को, पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशिया और ओशिनिया से जोड़ने वाले समुद्री मार्गों का केंद्र है। फिर सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य से गुजरती है, जिससे यहाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु का लाभ मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि उत्तर में हिमालय की उपस्थिति इसे मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से बचाती है और एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी मतलब जैसे हर क्वेश्चन में या हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि जो अपनी ज्योग्राफी है उसका कैसा भी क्वेश्चन पूछे, अगर वहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हो तो ज़रूर हमें डायग्राम बनाना चाहिए। तो यहाँ भी आप इंडिया का मैप बनाकर दिखा सकते हैं कि ये इसकी तटरेखा है और इसकी कुल लंबाई इतनी है। ठीक है, और उत्तर में उसके हिमालय है। ठीक है, और बीच से आप उसको 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है गुजर रही है उसको भी आप दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि संक्षेप में
भारत की केंद्रीय स्थिति ने इसे प्राचीन काल से ही वैश्विक व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भू-राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनाए रखा है। तो ये लिख देंगे निष्कर्ष में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मानक समय स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे भूमिका में कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और इस विस्तार के कारण देश के सबसे पूर्वी बिंदु यानी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी बिंदु यानी गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो आप यहाँ पर भी क्या बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखो इस पेन से सही से बनता नहीं है, तो आप एक बार ऐसे इंडिया का मैप बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये और ये इसके जो बीच का मतलब देशांतरीय विस्तार है, जैसे 68 7 और 57 25, यानी 68 डिग्री 7 मिनट, 57 डिग्री 25 मिनट है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हम निकालेंगे तो वो लगभग आएगा 30 डिग्री के आसपास में, ठीक है। तो ये भी आपको वहाँ पर दिखा देना है कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इस विस्तार के कारण देश के सबसे पूर्वी बिंदु यानी पूर्वी बिंदु यहाँ लिख देना है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ लिख देना है हमें गुजरात, ठीक है। तो इसको जो इसका टाइम जो निकालेंगे तो वो आएगा लगभग 2 घंटे का अंतर, ठीक है। फिर उसके बाद में मुख्य भाग में क्या लिखना है कि यदि प्रत्येक स्थान अपने स्थानीय देशांतर के अनुसार समय निर्धारित करें तो देश के भीतर भारी भ्रम पैदा होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है अपना ये हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट लिखना है कि रेलवे समय सारणी, हवाई उड़ानों का संचालन, बैंकिंग प्रणाली और रेडियो टीवी प्रसारणों के समन्वय में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। इस फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इस समस्या के समाधान हेतु जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामांतर माना गया है। तो हमें इसमें करना है इसको अंडरलाइन, 82.5 पूर्वी देशांतर और इसको क्या माना गया है, भारत का मानक यामांतर माना गया है, जो यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक है। ये इसी के साथ हमें लिख देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यह समय पूरे देश के लिए एक समान भारतीय मानक समय IST निर्धारित करता है। यह समय ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख देना है और इसको भी जो है हमें अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन करवा रही हूँ इनको आपको अच्छे से रट लेना है और NCERT से फिर से आप इनको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना। निष्कर्ष में लिखेंगे अतः मानक समय न केवल प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों में सुगमता निश्चित करता है बल्कि यह एक विशाल और विविधतापूर्ण समय की एकरूपता के सूत्र में पिरोता है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। वैसे मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि जो एक ही देश में अलग अलग जो टाइम होता है वो किस तरीके से पूरे देश में जो है एक समस्या पैदा कर सकता है। तो अभी यहाँ टाइम नहीं है तो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को देख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड चैप्टर है उसका जो पहला चैप्टर है हिमालय पर्वतमाला के भू आकृतिक और जलवायु संबंधी महत्व का वर्णन करें। तो सबसे पहले भूमिका में क्या लिखेंगे हिमालय के बारे में कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची और नवीनवलत पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे यह न केवल भारत की भौगोलिक सीमा है बल्कि देश के पर्यावरण का मुख्य निर्धारक भी है, ये लिख देना है हमें भूमिका में। फिर मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि भू आकृतिक और जलवायु संबंधी महत्व क्या है इसका, ठीक है। हिमालय का महत्व बहुआयामी है, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड लिखेंगे भू आकृतिक दृष्टि से यह उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए एक अभेद्य दीवार रहा है। जलवायु की दृष्टि से यह मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी और शुष्क हवाओं को रोककर उत्तर भारत को शीतलहर से बचाता है। साथ ही यह दक्षिण पश्चिम मानसून की आर्द्र पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में प्रचुर वर्षा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें हिमालय गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बारहमासी नदियों का उद्गम स्थल है जो उत्तर भारत के मैदानों को जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ की जैव विविधता और औषधीय पादप देश की प्राकृतिक संपदा का आधार हैं। तो ये सब लिख देना है हमें भूमिका में, ठीक है। फिर है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इस प्रकार हिमालय भारत की जलवायु, जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी का रक्षक है जिसके बिना उत्तर भारत
एक शुष्क मरुस्थल मात्र रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की प्रमुख विशेषताओं और आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसके बारे में लिखेंगे भूमिका में, और जो मुख्य भाग है उसमें लिखेंगे इसकी प्रमुख विशेषता और आर्थिक महत्व के बारे में। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, देखो वहाँ पर फिर से बताती हूँ, ये भूमिका शब्द मुख्य भाग और ये सब नहीं लिखना, वहाँ सिर्फ पैरा चेंज करके लिखना है आपको, कि फर्स्ट पैरे में लिखना है भूमिका, शुरू की 2-3 लाइन में हिमालय के दक्षिण में स्थित उत्तर भारत का विशाल मैदान विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्रों में से एक है। ठीक है। सेकंड पॉइंट भूमिका का लिखेंगे, इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। ठीक है, ये लिख देंगे इसकी भूमिका, यानी जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसके बारे में। फिर इसकी प्रमुख विशेषता और इसका आर्थिक महत्व क्या है ये हम लिखेंगे इसके मुख्य भाग में। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, ये हम लिख देंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, और इसको हमें अंडरलाइन कर देना है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि मिट्टी की संरचना के आधार पर इसे भाबर यानी कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र, तराई दलदली क्षेत्र, बांगर पुरानी जलोढ़, खादर नवीन उपजाऊ जलोढ़ में बांटा गया है। ठीक है। तो वहाँ पर इन शब्दों को भी अंडरलाइन कर देना है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ की मृदा अत्यंत उपजाऊ है और जल की उपलब्धता प्रचुर है, जिस कारण यहाँ गहन कृषि होती है। तो ये इसका हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। और दूसरी लाइन में हमें पॉइंट लिखना होगा कि समतल धरातल होने के कारण यहाँ रेल और सड़क मार्गों का जाल बिछाना आसान रहा है, जिससे उद्योगों और व्यापारिक केंद्रों का तीव्र विकास हुआ है। ये सब आ जाएंगे इसके आर्थिक महत्व और इसकी विशेषताएं। ठीक है। देखो वहाँ पर आपको 4 नंबर के लिए ना ये सफिशियंट है इतना आंसर। मुझे लगता है लगभग 100 वर्ड के आसपास आपको वहाँ पे जो है पूछा जाएगा। बाकी तो आपको आंसर की जो क्वेश्चन है उसके आगे लिखा हुआ रहेगा कि आपको कितने शब्दों में वहाँ आंसर लिखना है, और जितने शब्द ये हुए होते हैं उससे मतलब 10 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अगर आप कम लिखते हैं तो आपको कम नंबर मिलेंगे, ज़्यादा लिखते हैं तो आपका टाइम ख़राब होने वाला है। तो इसलिए आप कुछ क्वेश्चंस की एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कीजिए कि लगभग हम 100 वर्ड्स के आसपास में आंसर लिख पाएँ। ठीक है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि यह मैदान भारत का अन्न भंडार है। जो विशाल उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो भारत का अन्न भंडार है। यह न केवल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विशाल सभ्यता के विकास का मुख्य केंद्र भी रहा है। ये लिख देंगे हम इसके निष्कर्ष में। ठीक है। इसमें भी हमें डायग्राम बना देना है, और जो भारत का उत्तरी मैदान है उसको आप मतलब थोड़ा डार्क करके दिखा सकते हैं। ठीक है। जैसे ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इससे बनता नहीं है, ये इंडिया का मैप है। तो जो बीच वाला क्षेत्र है जो इसका मतलब मैदानी क्षेत्र है उसको आप ऐसे ऐसे डार्क करके दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको ना ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है, देखो यहाँ तो मैंने एक साथ में ही लिख दिया, लेकिन आप ऐसे करना कि एक तरफ ऐसे अंतर कैसे लिखोगे कि यहाँ लिख दिया हिमालयी नदियाँ और यहाँ लिख दिया प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिख दिया और इधर इसका फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। इस तरीके से हमें वहाँ पर अंतर लिखना है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में आप जो है एक डायग्राम बनाकर भी जो है वहाँ पर एक डायग्राम बनाकर भी आप दिखा सकते हैं कि ये उत्तर भारत मतलब जो मेन मेन नदियां हैं उनके आप नाम दिखा देना कि ये गंगा है, ये यमुना है, ये सोन नदी है, मतलब जो भी नदियां हैं, सोन नदी देखो उसकी है, प्रायद्वीप की है, सॉरी। ठीक है। तो जो जो भी नदियां जो हिमालय से आ रही हैं उन नदियों की जो मेन मेन नदियां हैं उनके नाम और उनको जो है भारत के जो इंडिया का मैप है उसमें दिखाना है, और साथ ही साथ में जो प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ हैं उनको भी आपको मैप में दिखाना है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका जो मुख्य भाग है उसमें हम क्या लिखेंगे, कि भूमिका में क्या लिखेंगे कि सॉरी भूमिका में, ठीक है, भारत की जल प्रणाली को उसकी उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है, उत्तरी हिमालय नदियाँ और दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है।
तो फिर मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? मुख्य देखो इसमें ना भूमिका में ऐसे देखो अलग से कुछ नहीं दिया होता कि हम नदियों की डेफिनेशन लिख दें, ऐसे भी नहीं होता। यहाँ पर दिया है कि नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियों के बीच अंतर। तो हमें बस एक लाइन में लिख देना है कि जल प्रणाली की उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर मुख्य दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी हिमालय मतलब हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? जैसे मैंने बताया ऐसे डिवाइड करके लिखना है, इधर हिमालय नदियाँ, इधर प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय नदियों के बारे में क्या लिखेंगे? हिमालय नदियाँ जैसे गंगा, सिंधु बारहमासी होती हैं क्योंकि उन्हें वर्षा के साथ साथ ग्लेशियरों के पिघलने से भी जल मिलता है। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा लिखेंगे ये नदियाँ नवीन हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये नदियाँ नवीन हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे नवीन है और इसकी गहरी घाटियों और विशाल डेल्टाओं का निर्माण करती है, ये सेकंड पॉइंट में लिख देंगे। इसके विपरीत अब इसका जो थर्ड 3 पॉइंट बन जाएंगे इसके। ठीक है, जो हिमालय की नदियां हैं वो युवावस्था में बहती हैं और वो क्या करती हैं? गहरी घाटियों का निर्माण, वी शेप की जो वैली है उनका निर्माण करती हैं। ठीक है, और आगे चलकर क्या करती हैं? वृद्धावस्था में जो है डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं। फिर हम लिखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उसके बारे में। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और मैप में तो आपको दिखाना ही है। ये क्या है? ये मौसमी है। मौसमी कैसे? कि जब बारिश आती है तभी इनमें जो है पानी प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह होता है और पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसीलिए ये क्या है? मौसमी नदियाँ हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि ये नदियाँ भूगर्भीय रूप से पुरानी हैं और इनका मार्ग निश्चित होता है। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में इसका हिमालय की नदियों का लिखेंगे कि हिमालय नदियाँ अपने मार्ग में भारी विसर्प यानी मियंडर्स बनाती हैं और रास्ता बदलती हैं, ये इसका हिमालय नदियों का गया। फिर प्रायद्वीपीय नदियों का लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कठोर चट्टानों पर बहने के कारण सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं, यानी जो हिमालय की नदियाँ हैं वो विसर्प का निर्माण करती हैं, ऐसे विसर्प बनाती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो लगभग अपने सीधे मार्ग पर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों का हम इस तरह से अंतर कर देंगे और साथ ही साथ में डायग्राम बना देंगे। फिर है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे कि दोनों तंत्रों की अपनी भूमिका है। जहाँ हिमालयी नदियाँ साल भर सिंचाई के लिए उपलब्ध हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त जलप्रपात बनाती हैं। ये हम लिख देंगे इसके निष्कर्ष में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप साथ साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और ये सब आप देख लेना कि आंसर कैसे लिखना है। पेंसिल का उपयोग देखो आप पेन का भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब आप देख लेना। ये मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में भी बता दिया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब बचे हुए जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।